का स्वागत है हमारे इस YouTube वीडियो चैनल SRS स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। और जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि भारत के GDP के बारे में, तो अब जो आज का जो क्लास होगा, आज का जो टॉपिक होगा, वो टॉपिक होगा पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में। क्योंकि अगर आप बजट को देखते होंगे, यदि आप अर्थशास्त्र को सीखना चाहते हैं, अर्थशास्त्र को जानना चाहते हैं, भारत के बजट को जानना चाहते हैं, किसी स्टेट के बजट को जानना चाहते हैं, तो आपके लिए जानना ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है, क्यों भारत के बजट में इसका जिक्र होता है और किस किस महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भारत सरकार बजट में उस पॉइंट को दिखाती है जो भारत सरकार अपने बजट को जारी करने के बाद जो आप देखते हैं बजट एट अ ग्लांस, बजट एक दृष्टि में। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो मैगजीन वगैरह आते हैं बजट के बाद, वो भी उसमें उस पेज को हूबहू छापते हैं। तो अगर आप उसको देखते होंगे तो शायद आपको समझ में नहीं आता होगा कि उसमें क्या है। लेकिन मैं आपको आज के इस क्लास में पॉइंट टू पॉइंट बिंदुवार आपको बताऊंगा कि उसमें क्या क्या जिक्र होता है, उस बजट में जो है किस किस पॉइंट को रखा जाता है। मोटे तौर पर अगर उसको हम देखें तो इसको आज के क्लास को पढ़ने के बाद, आज समझने के बाद आप उस बजट को अपने ढंग से आसानी से समझ पाएंगे, उसका एनालिसिस कर पाएंगे। तो आज की इस कड़ी में हम सबसे पहले देखेंगे कि जो पब्लिक रेवेन्यू होता है, सार्वजनिक आय होता है, जो भारत सरकार कहती है कि आय का सोर्स कौन कौन सा है, जो बताती है अलग अलग पॉइंट पर, उसको देखते हैं। सबसे पहले पब्लिक रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट को देखेंगे। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का थोड़ा सा अलग होता है कि वो पब्लिक रेवेन्यू का जो स्ट्रक्चर होता है, दोनों में थोड़ी भिन्नता होती है। भिन्नता क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि सरकार, केंद्र सरकार का जो टैक्स कलेक्शन होता है उसमें राज्य का भी हिस्सा होता है, या केंद्र सरकार राज्यों को भी अनुदान देती है। तो कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का जो पब्लिक रेवेन्यू है, दोनों को स्ट्रक्चर में थोड़ा अंतर होता है। तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो में समझते हैं कि भारत सरकार का या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पब्लिक रेवेन्यू है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है और पब्लिक एक्सपेंडिचर में क्या क्या इंक्लूड होता है। आपके लिए मैं आज पूरी तैयारी के साथ बैठा हुआ हूं, और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि मैं अपने चैनल पर फ्री वीडियो उपलब्ध कराता हूं। इसका कोई कॉस्ट नहीं है, कोई लागत नहीं है, मेरा कोई पेड चैनल नहीं है। मैं बिल्कुल ही मुफ्त में ये वीडियो अपलोड करता हूं, ताकि जब आप देखते हैं तो मुझे भी खुशी होती है कि चलो, मुझे देखने वाले, हम जो बता रहे हैं उससे लाभान्वित होने वाले कुछ और छात्र हैं, कुछ और लोग हैं, और हम आपसे मोटिवेट होते हैं। लिहाजा हम दूसरी वीडियो अपलोड करने के लिए भी रेडी रहते हैं, क्योंकि एक वीडियो अपलोड करने में कई मेहनत करने पड़ते हैं। आप उसको कंटेंट बनाएंगे, टाइप कीजिए, वगैरह वगैरह कई तरह की बातें हैं। चलिए छोड़िए, उतने पर नहीं चलते, लेकिन हम लोग मुद्दे पर आते हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी जो है शेयर कर दीजिएगा कि भाई इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो पढ़िए डॉक्टर SR सागर सर से, ठीक है। चलिए चलते हैं आज के महत्वपूर्ण पॉइंट पर। जो पब्लिक रेवेन्यू है, पब्लिक रेवेन्यू, सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू पर चलते हैं। थोड़ा सा मैं इसको ये कर लूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टोटल इनकम होता है वो कहाँ कहाँ से होता है। देखिए, उसको कहते हैं पब्लिक रेवेन्यू, सार्वजनिक आय। ये कहाँ से होता है? इसके दो मेन सोर्स होते हैं, इसको बांटा जाता है सोर्स ऑफ इनकम को सेंट्रल गवर्नमेंट का। वो होता है, एक तो होता है कैपिटल रिसिप्ट और दूसरा होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। कौन कौन है? पहला, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, दो पार्ट हो गए, एक कैपिटल रिसिप्ट, एक रेवेन्यू रिसिप्ट। अब देखिए, रेवेन्यू रिसिप्ट जो है, टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट में जितना इनकम होगा, जितना गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आएगा, उसको मुख्य रूप से दो भाग में बांटते हैं। कौन कौन भाग बांटते हैं? एक तो होता है जो टैक्स से आता है, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग तरह का टैक्स लगाती है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है, उस टैक्स से कलेक्शन कितना होता है। और दूसरा होता है टैक्स के अलावे
नॉन टैक्स रेवेन्यू, वहाँ से कितना सोर्स ऑफ इनकम है, नॉन टैक्स से कितना आता है। अब मैं बता दूं, टैक्स जो होता है, जो भारत सरकार के इनकम टैक्स से हुआ, वो दो पार्ट में बांटा होता है। आप देखिएगा कि एक होता है, इसमें से एक होता है डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। प्रत्यक्ष कर क्या होता है, जो सरकार जब लगाती है तो भुगतान उसी व्यक्ति को करना है, यानी व्यक्ति सीधा सरकार को टैक्स का भुगतान करती है, तो वो डायरेक्ट टैक्स है। जैसे इनकम टैक्स हम क्या करते हैं, सीधे सीधे सरकार को ही भुगतान करते हैं, बीच में कोई बिचौलिया नहीं, बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता है। वेल्थ टैक्स होता है, ये सब क्या है, डायरेक्ट टैक्स के हिस्से हैं। उसी तरह से दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, वो टैक्स जिसको हम सीधे गवर्नमेंट को नहीं पे करते हैं, कोई बीच में इमीडिएटर होता है, कोई थर्ड पर्सन होता है जो हम पेड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि जब आप कोई सामान खरीदते हैं तो वहाँ आप CGST, आप सीधा GST पेड करते हैं। GST में दो भाग होते हैं, CGST और SGST। CGST चला जाता है राज्य के खाते में, SGST चला जाता है सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में। वो किसके माध्यम से जाता है, विक्रेता के माध्यम से, उत्पादक के माध्यम से जाता है। उसी तरह वैट है, जो CGST है, GST जिसको आप जानते हैं कि GST का दो पार्ट CGST और SGST होता है, तो CGST सेंट्रल के खाते में जाएगा, तो CGST है। और अदर तरह के टैक्स हैं। पहले अगर पुराने टैक्स को लीजिएगा तो उनमें कई तरह के टैक्स हो जाते हैं। जैसे मान के चलिए इंटरेस्ट टैक्स, आपको जो टैक्स मिला वो डायरेक्ट आप पे करते हैं। एक्सपेंडिचर टैक्स, आपने जो खर्च किया, गिफ्ट टैक्स है, कई तरह के टैक्स होते हैं जो डायरेक्ट आप गवर्नमेंट को पे नहीं करते, दूसरे तरह से पे करते हैं, तो थर्ड पर्सन के माध्यम से होता है। तो टैक्स रेवेन्यू में कौन कौन आ जाएगा, नॉन टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, दो पार्ट हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के हम टैक्स रेवेन्यू हमने इसको यहाँ रखा है, इस बॉक्स में रखा है। ये देखिए जो है कुछ एग्जांपल है, ताकि आप समझ सकें कि टैक्स रेवेन्यू में क्या, टोटल टैक्स से जो गवर्नमेंट को कलेक्शन होगा। दूसरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स जैसा नाम से ही है कि वो टैक्स का पैसा नहीं है, वो रेवेन्यू टैक्स के अलावे है। टैक्स के अलावे क्या क्या होगा, देखिए टैक्स के अलावे क्या होता है, जो भारत सरकार की जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं से उनको इनकम होता है। संस्थाएं कौन कौन से हैं, अस्पताल हैं, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ है, भारत सरकार की कई तरह की फैक्ट्रियां हैं, है ना, कई तरह के संस्थान हैं, कहीं भागीदारी है, रेलवे है यातायात सेवा में। उसी तरह जो मुद्रा छापती RBI जिसको टकसाल कहते हैं, टकसाल है, पुलिस है, पोस्ट ऑफिस है, डाक सेवा है, ये सारे चीज़ जो हैं कौन कौन है, जैसे रेडियो है, TV है, उस पर जो विज्ञापन होता है, या मान के चलिए जो मुद्रा टकसाल जो RBI के पास है उससे जो मुनाफा होता है, सर्विस सेक्टर से होता है, पुलिस और न्याय जो कोर्ट वगैरह है वहाँ से जो होता है, फिर आप सार्वजनिक उपक्रम जो होते हैं, जो सरकारी संस्थान होते हैं, वहाँ से सरकार को रेवेन्यू आता है। विभिन्न तरह की ऋण सेवाएं प्रदान करती है, वहाँ से भी कुछ रेवेन्यू आ जाता है, ब्याज वगैरह आ जाते हैं। रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है, तो इन सब से सरकार को कुछ ना कुछ तो इनकम होता है। तो इसको जोड़ा जाता है नॉन टैक्स रेवेन्यू में। ठीक है, किस में जोड़ा जाएगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू में। मान लीजिए व्यापारी है, उसी तरह से उसके बाद जो एक हिस्सा होता है वो बचता है हमारा कैपिटल रिसिप्ट का। कैपिटल रिसिप्ट में क्या आएगा भाई, किसको इसमें जोड़ा जाता है, किसको रखा जाता है कैपिटल रिसिप्ट में। तो मैं बता दूं कि कैपिटल रिसिप्ट में देखिए क्या होता है, कैपिटल में क्या हो जोड़ा जाता है, इसमें जोड़ा जाता है सरकार के कर्ज को। कैसा कर्ज भाई, सरकार ने अलग अलग संस्थाओं से कितना कर्जा लिया, कर्जा मतलब लोन लिया। लोन किससे लेगा, देखिए देश के अंदर जो घरेलू संस्थाएं हैं उससे भी ले सकता है, यहाँ के लोगों से भी ले सकता है, आम पब्लिक से भी सरकार कर्ज ले सकती है, या नहीं इसको कहते हैं घरेलू कर्ज। क्या कहते हैं, घरेलू कर्ज। और विदेश से भी कर्ज ले सकता है, दूसरे देशों से भी कर्ज ले सकता है, या IMF से कर्ज ले सकता है। और एक और इसमें है लोक लेखा प्राप्ति को भी इसमें जोड़ा जाता है। तो ये भारत सरकार के रेवेन्यू हो गए, जिसको कहते हैं पब्लिक रेवेन्यू। केंद्र के मामले में दो सोर्स से आते हैं। कौन सोर्स से, दो सोर्स कौन कौन सा है भाई, दो सोर्स बताइए। एक है रेवेन्यू रिसिप्ट, दूसरा कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट के दो भाग, टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स वाला में क्या होगा, जो केंद्र सरकार के विभिन्न तरह के जो टैक्स होते हैं, कस्टम ड्यूटीज, जो इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, सर्विस टैक्स,
या मान लीजिए जीएसटी में सीजीएसटी केंद्र के हिस्से में है, सारे जोड़ा जाएगा। नॉन टैक्स में क्या, जो भारत सरकार की जो अलग अलग संस्थाएं हैं, अलग अलग तरह जैसे रेडियो चैनल है, टीवी चैनल है, वहाँ से जो सरकार को आय मिलती है, आरबीआई है, वहाँ जो टकसाल है, वहाँ से सार्वजनिक उपक्रम है, सार्वजनिक संस्थान है, रेलवे है और तरह की जो पोस्ट ऑफिस है, वहाँ से जो सरकार को रेवेन्यू मिलती है, टेलीकॉम सेक्टर से रेवेन्यू मिलती है, उसको नॉन टैक्स रेवेन्यू में जोड़ा जाता है। पूंजीगत में क्या जोड़ा जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट में, उसमें जोड़ा जाता है सरकार कहाँ कहाँ से कर्ज लिया, या वैसे भुगतान को रखा जाता है जिसको भविष्य में विगत वर्षों में या कुछ वर्षों में या दीर्घकाल में पेमेंट करना है। एक साथ नहीं करना है, धीरे धीरे करना जरूरी होता है उस पेमेंट को। जैसे अगर भारत सरकार ने आईएमएफ से कर्जा लिया, वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया या विश्व के किसी और देश से कर्जा लिया, उसको एक साथ तो भुगतान नहीं करता है, धीरे धीरे ईएमआई की तरह भुगतान होता है, समझे। तो उन सारे प्रकार के कर्ज को हम पूंजीगत प्राप्तियों में जोड़ते हैं। तो ये था भारत सरकार के सार्वजनिक आय के साधन। और अब हम चलेंगे भारत सरकार के सार्वजनिक व्यय के कौन कौन से साधन हैं, कहाँ कहाँ सरकार व्यय करती है, उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़। अब देखते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर की, जिसको कहते हैं लोक व्यय, लोक व्यय या सार्वजनिक व्यय। जैसे आपने देखा था, क्या देखा था, पब्लिक रेवेन्यू को, कि सरकार के पास रेवेन्यू का सोर्स कौन कौन सा है, उसमें क्या क्या शामिल है। उसी तरह से यहाँ पर हम देखेंगे पब्लिक एक्सपेंडिचर की, पब्लिक एक्सपेंडिचर के सोर्स कौन कौन है, यानी सरकार कहाँ कहाँ खर्च करती है। सरकार का जो टोटल इनकम हुआ तो उसको खर्च कहाँ कहाँ करती है। तो इसको दो भागों में खर्च करती है। एक को कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या कहते हैं, रेवेन्यू व्यय, राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कौन आएगा, इसको पहले तो इसको ये जो एक विकासात्मक व्यय है, दूसरा गैर विकासात्मक व्यय है, इसी का नाम है प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर EXP कर देते हैं, और ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान EXP। अब देखिए प्लान और नॉन प्लान EXP क्या है। आपने योजना आयोग का नाम सुना होगा, है ना, जो पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी, पंचवर्षीय योजनाएं अब नीति आयोग के अधीन है। जो 5 साल के लिए जो विकास का खाका तैयार किया जाता था, उसमें जिन जिन मदों को रखा जाता था उसको कहते हैं, उस पर जो खर्च होता था उसको कहते हैं प्लान एक्सपेंडिचर। ठीक है, और जो खर्च प्लान, जो प्लानिंग कमीशन है, जो नीति आयोग है, उसका जो 5 ईयर प्लान है, उसमें जो शामिल नहीं है, उस पर जो खर्च होता है उसको कहते हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो इसी का नाम अब जो है, अब है विकासात्मक और गैर विकासात्मक व्यय। क्या नाम है, इस फ्लो चार्ट को अगर देखेंगे तो विकासात्मक और गैर विकासात्मक व्यय। तो विकासात्मक व्यय में क्या क्या जोड़ा जाएगा, जैसे मान लीजिए उद्योग और खनिज है, विद्युत है, सिंचाई परियोजना है, या मान लीजिए बाढ़ नियंत्रण संबंधित कुछ है, लोक निर्माण के लिए खर्च करना है, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को अनुदान देना है, कृषि को अनुदान देना है, या राज्य को अनुदान देना है, उर्वरक सब्सिडी वगैरह पर जो खर्च होता है वो विकासात्मक व्यय में शामिल किया जाता है। उसी तरह से गैर विकासात्मक व्यय में क्या शामिल किया जाएगा, जैसे देखिए मान लीजिए कोई खेल है, कोई सांस्कृतिक गतिविधि है, मान लीजिए परिवार कल्याण पर खर्च कर रहा है, या राज्य की रक्षा के लिए सेना पर खर्च कर रहा है, प्रतिरक्षा पर खर्च कर रहा है, सामाजिक सेवाएं जो होती हैं, सरकारी सेवाएं होती हैं, उस पर जो व्यय किया जाता है, जैसे मान लीजिए पेंशन पर खर्च हो रहा है या फिर वेतन पर खर्च हो रहा है, उसको गैर विकासात्मक व्यय में शामिल किया जाता है। या सरकार ने जो कर्जा लिया उस पर ब्याज देना पड़ रहा है, उस पर सरकारी अनुदान जो होता है, उस पर परिवहन संचार पे जो सरकार खर्च करती है, और जो खाद्यान्न योजना वगैरह है उस पर जो खर्च करती है, उसको गैर विकासात्मक व्यय में शामिल किया जाता है। अब देखिए दूसरा उसके बाद होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय में क्या शामिल किया जाएगा, जैसे मान लीजिए आप जिस बिल्डिंग में रहते हैं वो मान लीजिए सरकारी है। अगर हम ये पूछें कि भाई बताइए कि वहाँ सरकार की पूंजी क्या क्या है, तो आप क्या कहेंगे, जैसे मान लीजिए आपका स्कूल ही है, तो आपके स्कूल में सरकार की पूंजी क्या क्या है, तो पूंजी में क्या आएगा, बिल्डिंग आएगा, वहाँ जो उपकरण लगे हुए, मान लीजिए डिजिटल बोर्ड लगा है तो डिजिटल बोर्ड आएगा, मान लीजिए वहाँ पर जो आंगन बनाया होगा या वहाँ तक सड़क गई होगी वो सड़क आएगा, या मान लीजिए पंखा वगैरह लगा होगा तो पंखा, डेस्क बेंच सब पूंजी में आएगा। तो किसकी पूंजी है, वो सरकार की पूंजी है। तो
तो इन सब चीज़ों पर जो सरकार खर्च करती है उसको कहते हैं पूंजीगत व्यय। पूंजी में तो सरकार की पूंजी क्या है? सरकार के पास जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़क है, बिजली का संसाधन है, जो उद्योग धंधे वगैरह हैं, जो संस्थान वगैरह हैं, वो सारे क्या है? सरकार की पूंजी है। और उस पूंजी पर जो खर्च होगा उसको क्या कहेंगे? पूंजीगत व्यय। इसलिए आप देखिए यहाँ पर लिखे हैं अस्पताल, भवन, अन्य परिसंपत्तियों का निर्माण। कैसा निर्माण? जिससे समाज को फायदा होता है, सामाजिक कल्याण बढ़ता है। उसके बाद उसका फायदा क्या होता है? चालू वित्त वर्ष के साथ साथ जिस वित्त वर्ष में खर्च कर रहा है उस पर तो लाभ मिलता ही है, समाज को दीर्घकालीन समय तक लाभ मिलते रहता है। वैसे खर्च को हम पूंजीगत व्यय कहते हैं। जैसे मान लीजिए सरकार ने कहीं हॉस्पिटल बना दिया तो बिल्डिंग बनाया, वहाँ पर अलग अलग तरह उपकरण लगे, टेक्नोलॉजी लगे, उस पर जो खर्च हुए तो क्या होगा? पूंजीगत व्यय होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसका फ़ायदा राज्य को या लोगों को वर्षों तक मिलते रहेगा। अगर सरकार ने स्कूल बनवाया तो उसका फ़ायदा वर्षों तक उस देश के लोगों को मिलते रहेगा। सड़क बनाने से लोगों को फ़ायदा उसी वर्ष नहीं जिस वर्ष बना, बल्कि दीर्घ काल तक चलते रहेगा। तो वैसे खर्च को हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आप बजट में आप देखेंगे तो वहाँ देखेंगे सरकार में कि वहाँ सार्वजनिक आय कितना है, कुल आय, लोक आगम कितना है। उसके बाद लिखा रहेगा कि ये जो है रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है, कैपिटल रिसिप्ट कितना है। रेवेन्यू रिसिप्ट में ABCD का ख करके रखता है कि टैक्स से कितना है, नॉन टैक्स से कितना है। उसी तरह सार्वजनिक व्यय में भी बना रहता है कॉलम। देखिएगा कि खर्चा कहाँ कर रहा है, तो रेवेन्यू अकाउंट पे और कैपिटल अकाउंट पे, विकासात्मक गैर विकासात्मक व्यय में। तो ये था हमारा आज का वीडियो। और ये जो सरकार का जो बजट पर जो महत्वपूर्ण पॉइंट रखे हैं, इतने ही पॉइंट शामिल किए जाते हैं। उसके बाद जो बचा, कौन बचा भाई, क्या क्या बचा कि बजट में किन किन बातों का जिक्र होता है, तो उसको भी हम आपको अगले वीडियो में बिल्कुल बता देंगे। क्योंकि एक ही वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आपको थोड़ा सा समझने में लगेगा बहुत लंबा वीडियो है, दिक्कत हो सकती है, हो सकता है कि आप जो है ऊब जाए, इसलिए हमने छोटा ही वीडियो बनाया। लेकिन अगला वीडियो जो हमारा होगा उस पर हम बताएंगे आपको कि जो है रेवेन्यू डेफिसिट क्या है। रेवेन्यू डेफिसिट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, GDP कितना % रेवेन्यू डेफिसिट है। दूसरा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, तीसरा आपका हो जाएगा फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। चौथा प्राइमरी डेफिसिट। इन सारे चीज़ों को हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को भी इस वीडियो को जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस वीडियो को देखने के लिए।